बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स, फ़िज़िक्स 212, फ़िज़िक्स 242। हम इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 4.4 करना है। चैप्टर नंबर 4 है इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कंकरेंट फोर्सेस। इसका न्यूमेरिकल नंबर 4.4 और न्यूमेरिकल 4.4 है अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड weighing 250 न्यूटन rests against vertical wall in a position where its inclination to the horizontal is 30 डिग्री। कि एक हमारे पास लैडर है, 5 मीटर उसकी लेंथ है और उसका वेट जो है वो 250 न्यूटन है और वो एक वर्टिकल वॉल के साथ लगाई गई है और जिस पोजीशन में उसको लगाया गया है उस पोजीशन पे उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, यानी ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री है। अ मैन वेइंग 800 न्यूटन क्लाइम्स द लैडर, और एक आदमी है वो 800 न्यूटन उसका वज़न है और वो उस लैडर के ऊपर चढ़ रहा है। एट व्हाट पोजीशन विल ही इंड्यूस स्लिप इन द लैडर, और वो किस पोजीशन पे होगा लैडर पे कि लैडर जो है वो स्लिप हो जाने के करीब हो या स्लिप हो जाए। The coefficient of friction for both the contact surfaces of the ladder, that is with wall and floor, is 0.2। जो हमने सीढ़ी दीवार के साथ लगाई गई है उसके एक एंड जो है ऊपर दीवार के साथ लगा हुआ है, कंटेक्ट में है, और दूसरा एंड जो है नीचे फ्लोर के साथ कंटेक्ट में है। दीवार और सीढ़ी के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी 0.2 है और जो फ्लोर और सीढ़ी के दरमियान कंटेक्ट के ऊपर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी 0.2 है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, हमने इसको सॉल्व करना है। हमने बताना है कि वो शख्स जो है जो 800 न्यूटन वेट का है वो सीढ़ी के ऊपर किस पॉइंट पे जाएगा कि सीढ़ी स्लिप हो जाए। तो देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो इसकी डायग्राम बनाते हैं। हमने ये एक वॉल शो की और ये हमने फ्लोर शो किया या ग्राउंड शो किया और ये हमने सीढ़ी लगा दी इसके साथ इस पोजीशन में कि ये ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 30 डिग्री का एंगल। अब हमने इसके ऊपर फोर्सेस शो करनी है, कौन कौन सी लग रही हैं, और डिस्टेंस शो करने हैं कि कितने कितने डिस्टेंस है। सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है कि ये सीढ़ी जो है इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो हमने इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ जो है ये 5 मीटर शो कर दी। और फिर हमें ये मालूम है कि इस सीढ़ी का जो वेट है वो इसके सेंटर पे एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये लैडर जो है वो यूनिफॉर्म है इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे बनेगा। तो जहाँ पे सीढ़ी का सेंटर बनता है वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने ये वेट शो कर दिया कि यहाँ पे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इस पॉइंट को हमने जी कह लिया। इसको हमने सीढ़ी का जो वज़न है उसको हमने WL कह दिया, वेट ऑफ लैडर। ये 250 न्यूटन है, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब जो शख्स इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है वो फ़र्ज़ कर लें कि इस पॉइंट E पे पहुँचा है, तो इस सीढ़ी में स्लिप जो है वो इंड्यूस हो गई है। तो वो शख्स जो है वो यहाँ पे E पॉइंट में होगा और यहाँ पे उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे उसका वेट शो कर दिया, WM वेट ऑफ मैन इज इक्वल टू 800 न्यूटन है। और इसको हमने कह दिया कि ये जिस वक्त यहाँ पे E पॉइंट पे वो शख्स मौजूद है तो ये नीचे वाला एंड जो है सीढ़ी का वहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो x डिस्टेंस बनता है, यानी वो सीढ़ी के ऊपर x डिस्टेंस मूव किया है। क्योंकि इसको हमने मालूम करना है इसलिए हमने इसको x रख लिया। और ये G जो है जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है लेडर का, तो ये ज़ाहिर है ये सीढ़ी 5 मीटर की है तो ये उससे आधा डिस्टेंस होगा, यानी 2.5 मीटर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये 2.5 मीटर शो कर दिया, ये 2.5 मीटर। अब इसके ऊपर फोर्सेस देखते हैं कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे एक कंटेक्ट ये है B पे सीढ़ी का फ्लोर के साथ और A पे कंटेक्ट है इसका
दीवार के साथ। तो दोनों जगह पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगी, यहाँ पे बी पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो उसको हमने आर बी कह लिया, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगना है इस सरफेस के परपेंडिकुलर। और यहाँ पे क्योंकि अगर सीढ़ी स्लिप होगी तो सीढ़ी का ये एंड जो है वो इस तरफ मूव करना है, तो इसकी मूवमेंट के अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। तो अगर सीढ़ी ने इस तरफ को मूव करना है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को एक्ट करेगी। तो हमने यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको इस तरफ शो कर दिया, और उसको बी पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हमने एफ बी कह लिया। तो ये दो फोर्सेज हैं, ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। आर बी है जो कि फ्लोर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और एफ बी है जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इसी तरह से इस कंटेक्ट ए पे भी दो फोर्सेस एक्ट करनी है, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन होना है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो दीवार जो है इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी इस तरह से यूँ। इसको क्योंकि ये ए पॉइंट पे है तो इसको हमने आर ए कह लिया नॉर्मल रिएक्शन को। और यहाँ पे जब सीढ़ी स्लिप होगी तो ये एंड जो है सीढ़ी का वो इधर को डाउनवर्ड को मूव करेगा, तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट एक्ट करनी है, तो वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और उसको हमने एफ ए कह लिया। ए पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको एफ ए कह लिया। तो इस तरह से दो फोर्सेस जो यहाँ पे एक्ट कर रही हैं और दो फोर्सेस जो है यहाँ पे एक्ट कर रही हैं। तो ये हमने जो लेडर जो है उसको शो किया, और उसमें हमने तमाम फोर्सेस को भी शो कर दिया, तमाम डिस्टेंसेस को भी शो कर दिया। ये जी पॉइंट पे जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है ये फ्लोर को एफ पे क्रॉस कर रही है, और यहाँ पे शख्स जो है वो पहुँचा है और सीढ़ी जो है उसमें स्लिप इंड्यूस हो गई है। वहाँ पे उसका जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो फ्लोर को एम पॉइंट पे उसको क्रॉस कर रहा है। तो ये एम पॉइंट हमने इसको कह लिया कि यहाँ पे आ रहा है। तो ये डिस्टेंस जो है सीढ़ी का जो ऊपर वाला एंड है उसका फ्लोर से, उसको हमने ए सी मार्क किया ये वाला। और ये डिस्टेंस जो है जो फ्लोर के ऊपर उसका बनता है फ्लोर वाले एंड से लेकर दीवार तक, इसको हमने ये सी बी मार्क किया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, तो हम इसके ऊपर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे वर्टिकली और फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे हम हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली जब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है कि राइट वर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो, और जो लेफ़्ट वर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे एक फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और एक ही फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आर ए और एफ बी आपस में बराबर होंगे। दूसरी तरफ जब हम इसको वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो वर्टिकली दो फोर्सेस हैं जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं। एक ये है जो कि लैडर का वेट है, और एक ये है जो कि शख्स जो इसके ऊपर चढ़ रहा है उसका वेट है 800 न्यूटन, और ये 250 न्यूटन। जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस वो एक ये है बी पॉइंट पे जो कि आर बी है, और दूसरी यहाँ पे है जो ए पॉइंट पे है वो एफ ए है। इसका मतलब ये कि एफ ए और आर बी का जो सम होगा, यानी एफ ए प्लस आर बी, वो बराबर होगा डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू एम, यानी 250 जमा 800 न्यूटन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बी पॉइंट के ऊपर मोमेंट्स ले लेंगे। जब बी पॉइंट्स के ऊपर मोमेंट्स लेंगे तो एफ बी क्योंकि इस बी पॉइंट में से गुजर रही है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से ज़ीरो होगा, तो इसलिए इसका कोई मोमेंट नहीं बनेगा। और इसी तरह से जो आर बी है ये भी इस बी पॉइंट में से गुजर रही है, तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बनेगा, तो इसका मोमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अब जो मोमेंट इस पॉइंट पे एक्ट करने हैं वो एक ये है जो कि डब्ल्यू एम की वजह से है, और ये क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो ये इसको रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉक मोमेंट बनेगा डब्ल्यू एम का। तो ये बराबर होगा डब्ल्यू एम ज़रब ये डिस्टेंस, यानी एम बी। और इसी तरह से ये जी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है ये भी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो ये भी इसको यूँ घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो ये बनेगा डब्ल्यू एल ज़रब एफ बी, यानी 250 ज़रब एफ बी।
तो ये दो मोमेंट्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इनका सम करेंगे, और फिर इस आर ए की वजह से जो मोमेंट बनना है ये इसको इस तरफ को घुमाएगा यूं ऐसे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो यूं घूमेगी, तो ये क्लॉकवाइज होगा। और ये आर ए ज़रब आर ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बी पॉइंट से वो ये बनता है ये वाला, तो यानी आर ए ज़रब ए सी आएगा। और इसी तरह से एफ ए ये इस तरफ लग रही है तो ये भी इसको यूं घुमाएगी यूं, तो ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है सी बी। तो अब हमने ये इक्वेशन बना के तो फिर हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है, फिर हमने सी बी की वैल्यू निकालनी है, इसी तरह से एम बी की वैल्यू लिखनी है और एफ बी की वैल्यू लिखनी है। तो उसको सॉल्व करना है हमने, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं इक्वेशंस क्या बनती हैं और कैसे ये सॉल्व होता है। पहले हम लिख लेते हैं सारा कुछ जो हमें गिवन है। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द लैडर आर शोन इन द फिगर। उसमें क्या है, डब्ल्यू एल है, वेट ऑफ द लैडर है 250 न्यूटन है, डब्ल्यू एम है, वेट ऑफ द मैन है क्लाइंबिंग द लैडर, जो लैडर पे चढ़ रहा है उसका 800 न्यूटन वेट है, और थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है लैडर का फ्लोर के साथ वो 30 डिग्री है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जब वो शख्स जो है वो ई पॉइंट पे पहुंचा तो लैडर में स्लिप इंड्यूस हो गई। तो ई पॉइंट जो है उसका लैडर के जो फ्लोर के साथ पॉइंट उसका है बी, उससे जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स रख लिया हमने, एक्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम बी। और म्यू जो है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि दोनों कंटेक्ट्स के लिए है, यानी जो फ्लोर के साथ कंटेक्ट है और जो वॉल के साथ कंटेक्ट है वो 0.2 है। तो इसलिए हमें जो डाटा गिवन था वो हमने लिख लिया। अब इसमें हम यहाँ पे मैंने डायग्राम दोबारा शो कर दिया ताकि हम इसके रेफरेंस से यहाँ पे बात कर सकें। आप इसको एक ही दफ़ा बनाएंगे, आपको दो दफ़ा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ए बी जो है ये क्या है, ये लैडर की लेंथ है 5 मीटर है लेंथ ऑफ द लैडर। ए सी ये डिस्टेंस है ये वाला ये। अब ये वाला अगर हमारे पास ये कंपोनेंट हो, ये वाला वेक्टर हो, तो इसका ये कंपोनेंट जो बनता है वो बनेगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है यानी वाई कंपोनेंट बनता है, तो ए बी साइन थीटा बनेगा। तो साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो ए सी जो है वो ए बी साइन 30 बनेगा। और ए बी कितना है वो 5 मीटर है लैडर की लेंथ, और साइन 30 कितना होता है वो 0.5 होता है, तो इसका मतलब 2.5 मीटर बन जाएगा ए सी, ये वाला ए सी, ये 2.5 मीटर बनेगा ये। और इसी तरह से सी बी ये मालूम करना हमने, तो ये क्या बनता है, ये एक्स कंपोनेंट बनता है इसका, और ये क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है, तो ये बनेगा ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है। तो ए बी कितना है 5 है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है 0.866 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.33 मीटर, यानी ये सी बी जो है ये वाला डिस्टेंस ये 4.33 मीटर बनता है ये। तो हमने ये डिस्टेंस भी मालूम कर लिया, ये डिस्टेंस भी मालूम कर लिया। अब हमें मालूम है कि आर ए और आर बी जो हैं ये रिएक्शंस हैं दोनों कंटेक्ट्स पे, ए पे और बी पे। ए पे आर ए है और बी पे आर बी है। एफ ए जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एट कंटेक्ट ए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, और म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आर क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आर ए है, तो एफ ए इज इक्वल टू म्यू आर ए हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू 0.2, तो एफ ए इज इक्वल टू 0.2 आर ए हो गया। इसी तरह से एफ बी जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कंटेक्ट बी पे, तो ये बराबर होगी म्यू आर बी, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो बी पे है, तो म्यू की वैल्यू वही 0.2 लगेगी, तो एफ बी इज इक्वल टू 0.2 आर बी हो जाएगा। अब रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजेंटली इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है आर ए और एफ बी आपस में बराबर आएंगे, आर ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ बी जो है वो म्यू आर बी है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, तो इसका मतलब आर ए जो है वो 0.2 आर बी के बराबर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको आप। इसी तरह से रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली रिजॉल्व करें तो अपवर्ड फोर्सेस का सम बराबर होगा डाउनवर्ड फोर्सेस का सम। तो अपवर्ड जो फोर्सेस लग रही हैं वो ए पे फ्रिक्शन की फोर्स है एफ ए,
और बी पे नॉर्मल रिएक्शन है आर बी जो कि अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का सम हो गया। और जो डाउनवर्ड फोर्स से एक्ट कर रही हैं वो लैडर का वेट है और वो शख्स जो है मैन उसका वेट है, तो डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू एम हो गया। एफ ए जो है वो बराबर है म्यू आर ए के, और म्यू है 0.2, तो इसलिए एफ ए म्यू 0.2 आर ए हो गया, तो उसकी जगह पे हमने 0.2 आर ए लिख लिया। प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल कितना है 250 है लैडर का वेट, डब्ल्यू एम कितना है 800 है उस शख्स का वेट, तो ये 1050 न्यूटन बन जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 0.2 आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 1050 न्यूटन। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ आर ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो आर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो वो क्या थी, वो थी 0.2 आर बी, तो यहाँ पे हमने आर ए की जगह पे 0.2 आर बी पुट कर दिए, तो प्लस आर बी ये वाला, तो ये इक्वल टू कितना है 1050 के, तो ये बराबर आ जाएगा 0.04, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 बनेगा। तो आर बी इज प्लस ये आर बी, तो ये आ गया 1050 न्यूटन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आर बी है, ये 0.04 आर बी है, तो ये 1.04 आर बी बन जाएगा, तो ये बराबर है 1050 न्यूटन के। तो आर बी निकालना है तो 1.04 दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा, तो आर बी इज इक्वल टू 1009.61 न्यूटन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। जब हमारे पास आर बी की वैल्यू आ गई है तो हम एफ बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ बी इज इक्वल टू म्यू आर बी होगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ आर बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी आर ए जो था वो बराबर था एफ बी के, और एफ बी बराबर था म्यू आर बी के, और आर बी की वैल्यू हमने मालूम कर ली कि 1009.61 है, तो म्यू की वैल्यू तो हमें मालूम है कि 0.2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 201.92 न्यूटन बन जाती है आर ए की वैल्यू। तो जितनी आर ए की वैल्यू बनेगी वही आर बी की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कहती है आर ए और एफ बी बराबर है। तो इस तरह से हमें ये फोर्सेस मालूम हो गई। अब मोमेंट लेते हैं अबाउट बी, बी के गिर्द मोमेंट लेते हैं, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट्स में क्या आएगा, आर ए आएगा, और उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना है वो ए सी है, तो आर ए ज़रब ए सी हो गया, प्लस एफ ए है जो कि एक्ट कर रहा है ए पॉइंट के ऊपर, और उसका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सी बी बनता है, तो एफ ए ज़रब सी बी आ जाएगा। और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो है वो डब्ल्यू एल है जो कि लैडर के वेट की वजह से है, और लैडर का वेट जो है वो पॉइंट बी से कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है वो बी एम है, तो इनको मल्टीप्लाई करके तो ये मोमेंट बन गया। तो इसी तरह दूसरा मोमेंट जो है वो शख्स जो सीढ़ी पे चढ़ रहा है उसके वेट की वजह से है, और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है बी पॉइंट से वो बी एफ है। तो ये हमने मोमेंट्स लिख लिए। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आर ए जो है वो 201.92 है, ये हमने अभी निकाला यहाँ पे ये इस इक्वेशन में, आर ए बराबर 201.92, और ए सी जो है इसको हमने निकाला था, ये 2.5 बनता है। एफ ए जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो एफ ए इज इक्वल टू म्यू आर ए, म्यू की वैल्यू 0.2 और आर ए की वैल्यू 201.92, ये हमने निकाली आर ए की वैल्यू। और सी बी कितना था, ये 4.33 हमने निकाला। वेट ऑफ लैडर 250 है, और बी एम जो है वो बी जी कॉस 30 बनेगा, और डब्ल्यू एम 800 है, और बी एफ जो है वो बी ई कॉस 30 बनेगा। अब इनकी कॉस 30 की वैल्यू लगा लेते हैं दोनों जगह पे। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो कुछ यूँ बन जाएगी, ये 504.8 बन जाएगा, उसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस दूसरा मोमेंट जो है वो 174.86 बन जाएगा, इक्वल टू ये 250 लैडर का वेट आ गया, 2.5 उसका डिस्टेंस आ गया, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कॉस 30 के साथ। ये पीछे इसको देख लें कि ये हमारे पास है कॉस 30, बी जी ज़रब कॉस 30, तो ये कॉस 30 की वैल्यू हमने लगाई। इसी तरह से 800 इंटू बी ई कॉस 30 की वैल्यू लगाएंगे हम दूसरे मोमेंट में, और वो क्या बनती है, वो 800 ज़रब एक्स और कॉस 30 आएगा, एक्स कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू जो है वो 0.86 सिखानी है। एक्स क्या है, एक्स वो डिस्टेंस है यहाँ पे लैडर के ऊपर शख्स मौजूद है फ्लोर वाले एंड से, तो उसको हमने एक्स रखा है।
तो अब इसमें सारी इक्वेशन में बाकी सब जो हैं वो फिगर्स हैं, वो मालूम है, और सिर्फ x है इसमें जो हमने मालूम करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को जमा करेंगे तो 679.66 आ जाता है। ये 250 और 2.5 मल्टीप्लाई होके और फिर ये 0.866 से मल्टीप्लाई होके ये 541 प्लस 25 बनता है, 0.25 बन जाता है। और ये 800 और 0.866 मल्टीप्लाई होके ये 692.8 और ये x आ जाएगा इसके साथ। इस फिगर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जाके माइनस हो जाएगी, 679.66 से माइनस हो जानी है 541.25, ये हमने इसको माइनस कर दिया तो ये रकम एक तरफ रह जानी है। अब इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 138.41। अब इस x मालूम करना है, 692.8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसको जाके डिवाइड करेगा तो 138.41 डिवाइडेड बाई 692.8, ये x की वैल्यू आ गई। तो इसको सॉल्व करें, डिवाइड करें तो ये आ जाती है 0.199 मीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कोई शख्स जो है जो उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, जब वो फ्लोर वाले एंड से सीढ़ी के ऊपर 0.2 मीटर जाएगा तो सीढ़ी में स्लिप जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। The slip will be induced approximately when the person will be 0.2 meter on the ladder from the end at the floor। कि जो लैडर का एंड फ्लोर पे है वहाँ से वो शख्स जो है सीढ़ी के ऊपर 0.2 मीटर जब जाएगा तो फिर उस सीढ़ी में स्लिप इंड्यूस हो जाएगी, यानी सीढ़ी जो है वो स्लिप हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि कितने डिस्टेंस के ऊपर वो शख्स मौजूद होगा तो सीढ़ी में स्लिप इंड्यूस हो जाएगी। तो यही हमारा टास्क था, हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अप्लाइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स की इसी तरह की वीडियोस मज़ीद आप तक पहुंचती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।